चलो अपन बात करते हैं सभ्यता टॉपिक के ऊपर। और सभ्यता में अपन कल क्या पढ़ रहे थे? तो अपन ने कल पढ़ी थी बेटा कौन सी सभ्यता? आपका बेटा पहला दिन है आज इधर? अच्छा, +2 हो गई, 12वीं होगी। कितने % बने 12वीं में? 64 इस बार ही हुई है। अच्छा, SSC GD। अच्छा, CET कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है ये बेटा 2 प्रकार से रहता है। एक तो सीनियर पास आउट ले दे सकते हैं अपन, और एक जब अपन BA कर लेते हैं यानी स्नातक स्तर अपन पास कर लेते हैं तो उस समय फिर 2 परीक्षाएं लगती है। और उसमें भी यदि अपन बात करें फिर आगे डिपार्टमेंटल भर्तियां निकलती रहती है। जैसे आज भी देखो बजट पेश हुआ है, उसमें क्या क्या घोषणाएं की गई है तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अपन बात करें चाहे वो CET परीक्षा हो और चाहे बेटा वो SSC GD हो, इन दोनों की यदि अपन बात करें तो एक कॉमन विषय रहता है जिसे अपन क्या कह देते हैं? भारत इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? भारत इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास का मतलब अतीत की जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनका वर्णन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और अपन इतिहास कहाँ का पढ़ेंगे? भारत का इतिहास पढ़ेंगे। कहाँ का पढ़ेंगे इतिहास? भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और कुछ चर्चा बेटा इसमें अपन ने की भी थी और कुछ आज अपन बात करें इसके बारे में तो इसकी अपन चर्चा करें तो कल अपन ने बात की थी भारत इतिहास के संदर्भ में। और भारत इतिहास की यदि अपन चर्चा करें तो भारत इतिहास में सबसे पहली अपन ने क्लास में पढ़ा था भारत इतिहास का सामान्य परिचय। और भारत इतिहास के सामान्य परिचय में अपन ने कालक्रम के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार जो कालक्रम की बात करें तो अपने क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदिऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल। और फिर अपन ने बात की थी आदिऐतिहासिक काल की, जिसमें अपन ने एक तो पढ़ा था बेटा सिंधु सभ्यता का काल और एक पढ़ा था अपन ने वैदिक सभ्यता का काल। जैसे अपन चर्चा करें तो अपन ने बात की थी कि एक कालक्रम अपन ने पढ़ रहे थे। एक तो बेटा बात की थी पहली ही क्लास में अपन ने जिसे क्या कहा था? प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसमें बेटा कोई भी लिखित एविडेंस अपने को नहीं मिले, कोई भी लिखित साक्ष्य अपने को नहीं मिलते। फिर दूसरा कालक्रम अपन ने बात की थी कौन से के बारे में? तो दूसरा काल पढ़ रहे थे अपन जिस पर अध्ययन भी किया था अपन ने, इनका सामान्य परिचय भी पढ़ा था और उसकी बात अपन ने की थी आदिऐतिहासिक काल के बारे में। कौन से काल के बारे में? आदिऐतिहासिक काल के बारे में अपन ने जानकारी जुटाई थी। अब इसमें अपने को पता है कि जो लिखित सामग्री मिली थी अपने को, लेकिन उनको बेटा पढ़ा नहीं गया। जैसे कल भी अपन ने एक लोथल सभ्यता पढ़ी थी और उसमें अपन ने स्टेडियम और प्राचीनतम सूचना पट के प्रमाणों की बात की थी। और सूचना पट ऐसे हैं कि जिनको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? सैंधव लिपि का प्रयोग किया गया था। अब अपन बात करें इसके बारे में तो क्या कहा जाता है? आदिऐतिहासिक काल का जो कालक्रम था कितना बताया था पहली ही क्लास में? 2550। बिल्कुल बेटा, 3000 ईसा पूर्व से, हाँ लगभग 600 या 650 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व बताया गया था। अब अपन ने इसके अंदर पढ़ा था
कि इसको भी बेटा आगे कितने भागों में डिवाइड कर लिया था अपन ने, 2 भागों में डिवाइड कर लिया था। किस कालक्रम की बात कर रहे हैं अपन, इस कालक्रम की बात कर रहे हैं। इसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया। कैसे, एक तो आ गया था अपने पास सिंधु सभ्यता, यानी नंबर 1 तो अपन ने क्या पढ़ा था, सिंधु सभ्यता का काल, और दूसरा क्या पढ़ा था, वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो काल था ये कब से कब तक बताया था, यह बताया गया था आपको कि 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1500 ईसा पूर्व तक काल क्रम बताया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक अपन ने ये पढ़ा था, पहला टॉपिक कंप्लीट किया था। दूसरी यदि अपन बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में, तो इसको भी बेटा कितने कालक्रमों में बांट दिया था, 2। इसका पूरा कालक्रम क्या बताया था आपको, 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक इसका क्या बताया जाता है, कालक्रम बताया जाता है। अब इसके 2 भाग कल पढ़े थे अपन ने, जिसे एक तो क्या कहते हैं, नंबर 1 तो बात करेंगे अपन कौन से काल के ऊपर, ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का कालक्रम क्या बताया था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल की यदि अपन बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। जबकि इसकी बात करें तो दूसरा कौन सा आ जाता है, तो दूसरा काल आ जाता है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल की यदि अपन बात करें, ये कब से कब तक था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका क्या रहता है, कालक्रम रहता है। तो ये कल की क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था। और आज अपन किसकी चर्चा करेंगे, यानी समाज में बेटा 2 सभ्यताएं आई, एक तो सिंधु सभ्यता और दूसरी कौन सी आ गई अपने पास, वैदिक सभ्यता। तो आज अपन किसकी चर्चा करेंगे, तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा किसको, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। और उससे पहले की यदि अपन बात करें तो एक छोटा सा बिंदु लेते हैं अपन, उस पर चर्चा भी करेंगे। जिस प्रकार क्या कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का पतन, कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है वह कैसे हुआ है, सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है वह कैसे हुआ है। तो इसमें कई इतिहासकारों के मत मिलते हैं अपने को। जैसे पहला ही इतिहासकार आता है अपने पास, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं मोर्टिन हविलर। क्या कहते हैं बेटा, मोर्टिन हविलर कहा जाता है। और एक आता है अपने पास, यदि अपन बात करें तो दयाराम, दयानंद, नहीं बेटा साहनी अलग थे, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो एक स्वामी जी थे। और इनका पूरा नाम क्या मिलता है अपने को, स्वामी दयानंद सरस्वती कहा जाता है। अब इन्होंने बताया कि जो सिंधु सभ्यता अपन ने पढ़ी, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो बेटा जी कौन सी हो, अपने राखी गढ़ी हो, चाहे धोलावीरा हो, चाहे रोपड़ हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे हुदड़ो हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो। अपन बात करें, मोर्टिन हविलर ने कहा कि जब आर्यों का आगमन हो गया, किसका आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ,
तो इस सिंधु सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। आर्यों का जब आगमन हुआ, कहां पर, भारत में आर्यों का आगमन हुआ। अब आर्य कौन थे, कहां से आए थे, तो इसकी भी चर्चा अभी अपन करने ही वाले हैं। तो आर्यों के आगमन के दौरान बेटा क्या बताया मार्टिन हवीलर ने कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम बताया जाता है वो कब से कब तक बताया जाता है, यदि अपन बात करें 2500 से 1500, यानी बाकी अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा जैसे 3250 से 2750, जैसे 2350 से 1750, जैसे बेटा 2500 से लेकर और 1500 ईसा पूर्व भी बताया जाता है। इसने क्या बताया, इसने कारण बताया कि इनका पतन कैसे हुआ, भू परिवर्तन के कारण। किसके कारण हुआ बेटा इसका परिवर्तन, इसका पतन, कि भूमि में बहुत बड़ा क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। अपन कह सकते हैं कि या तो कोई बाढ़ आ गई या कोई भूकंप आ गया, ऐसी स्थिति के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। और ये बात किसने बताई अपने को, स्वामी दयानंद सरस्वती और मार्टिन हवीलर ने क्या बताया। अपन एक व्यक्ति और पकड़ लेते हैं और एक व्यक्ति ने जो और व्यक्ति मिलता है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 3 कौन मिलता है अपने पास, उस व्यक्ति का नाम मिलता है जॉन मार्शल। क्या कहा जाता है, जॉन मार्शल के अनुसार इसका पतन कैसे हुआ था। एक तो कौन से व्यक्ति के अनुसार पढ़ लिया अपन ने, मार्टिन हवीलर, दूसरा व्यक्ति कौन सा, और तीसरा व्यक्ति कौन सा। अब जॉन मार्शल ने क्या बताया कि प्रशासनिक स्थिरता के कारण, किसके कारण बेटा इसमें पतन हो गया सिंधु सभ्यता के लोगों का। तो यदि अपन बात करें तो इन्होंने बता दिया कि प्रशासन में कोई क्या किया गया, बड़ा उठापटक हुई और उसी के कारण बेटा क्या हो गया कि इस सिंधु सभ्यता का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। कितने व्यक्तियों के मत पढ़े अपन ने, तो अपन ने 3 व्यक्तियों के मतों को पढ़ा। एक तो कौन मिला अपने को, मार्टिन हवीलर, और दूसरा कौन मिला अपने को, और तीसरा कौन सा मिला अपने को, जॉन मार्शल कहा जाता है। आओ बेटा आओ, जल्दी आओ बैठो। अपन बात करें आगे, ये तो अपन ने पृष्ठभूमि इसकी पढ़ी। उसके बाद यदि अपन चर्चा करें, अब एक शब्द आया अपने पास, तो आज अपन कौन सी सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। वैदिक सभ्यता जिसमें बेटा जी किसकी रचना हुई, वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई थी, वेदों की रचना हुई। और कुल वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बड़ा और प्राचीनतम वेद कौन सा है और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अपन अलग अलग की अलग अलग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम था और इसके कालक्रम की अपन बात करें तो इसका कालक्रम रहता है कब से कब तक, 1500 से 600 ईस्वी या ईसा पूर्व। तो बेटा क्या आ जाएगा, और मैं ये बात एक और अपन बात करें कि जो बच्चे आज पहले दिन आए हैं या कल भी आए थे जो रनिंग में हैं, उनकी यदि अपन चर्चा करें तो क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जो जन्म से पहले की घटना है उसे क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है। अब इसके अपन पढ़ेंगे विशेषता, और इसमें एक शब्द आया अपने पास, कौन सा शब्द आया अपने पास, आर्य। मार्टिन हवीलर ने क्या बताया था कि इनकी जो सिंधु सभ्यता का पतन है वो कैसे हुआ, तो जब आर्यों का भारत में आगमन हो गया तो उस समय जो सिंधु सभ्यता थी उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, पतन हो जाता है। ये बात किसने कही अपने को, मार्टिन हवीलर ने कही। अब आर्यों की सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उत्पत्ति की, सर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई भारत में।
और ये कहां से आए थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये कहां से आए थे। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में बेटा अपने को कितने व्यक्तियों के मतों को पढ़ना पड़ेगा, तो 3 व्यक्तियों के मतों को पढ़ना पड़ेगा। कितने व्यक्ति मिलते हैं अपने को? 3। अब 3 कौन कौन से हैं, यदि अपन तीनों को पढ़ें तो नंबर 1 आता है अपने पास जिनका नाम मिलता है मैक्स मुलर। क्या कहा जाता है? मैक्स मुलर कहा जाता है। मैक्स मुलर कहेगा कि ये इनका जो निवास स्थान है ये यहां से आए थे। फिर अपन दूसरे व्यक्ति को पढ़ेंगे जिनका नाम मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये कहां से आए हैं। और तीसरा व्यक्ति मिलता है जिनका नाम आता है बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है ये हुई थी बेटा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी आत्मा का परमात्मा से क्या हो गया था? मिलन हो गया था। अब मैक्स मुलर ने क्या बताया, अपने ब्रह्मांड में विश्व में बेटा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और उसने बताया मैक्स मुलर ने कि ये कहां से आए हैं, जो एशिया महाद्वीप का भाग है कौन सा? मध्य एशिया का जो भाग है। और मध्य एशिया महाद्वीप में देश मिलते हैं अपने को ईरान और क्या कहा जाता है? इराक कहा जाता है। एक तो कौन सा देश आ गया अपने पास? ईरान। और दूसरा कौन सा देश आ गया? इराक कहा जाता है। ये थ्योरी पढ़ लो फिर मैं प्रैक्टिकली बता दूं। दयानंद सरस्वती ने क्या बताया कि ये कहां से आए हैं? तिब्बत के पठार से आए हैं। और तिब्बत का पठार कहां पर पड़ता है? तिब्बत का पठार कहां पड़ता है बेटा? चीन में पड़ता है। अपन बात करें यदि कहा जाता है कि ये बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये कहां से आए हैं, या तो बेटा जी कहां से आए? यह उत्तरी ध्रुव से, और या कहां से आए हैं? यह दक्षिणी ध्रुव से। ये तो देखो बेटा ये किंवदंतियां हैं, जनश्रुतियां हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत माना गया है, और सर्वमान्य किसको बताया गया है? तो मैक्स मुलर को सर्वमान्य बताया गया कि वास्तव में जो ये मुलर साहब बात बता रहे हैं कि ये कहां से आए हैं, मध्य एशिया, इराक, ईरान से आए हैं, ये बात बिल्कुल सही और इनकी सटीक बात है। अपन बात करें इसके बारे में और क्या कहा जाता है, जैसे अपन इसकी चर्चा करते हैं तो मैक्स मुलर ने बता दिया कि ये कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बता दिया कि ये तिब्बत के पठार से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने बता दिया कि ये कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुव या कहां से आए हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? मैक्स मुलर के अनुसार। मैक्स मुलर के अनुसार यदि अपन चर्चा करें आप आपस में बातचीत थोड़ा सा कम करो तो बेहतर है आपके और आपकी क्लास के लिए, ठीक है? क्योंकि बात क्लास में अलाउ नहीं। जैसे अपन बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। ये भारत का कौन सा भाग बेटा? दक्षिण भाग। ये भारत का पूर्वी भाग, और ये भारत का, और ये भारत का। अपने को पता है कि यहां से लेके और इस प्रकार अपने साथ बेटा आतंकवादियों का देश यानी पाकिस्तान। सारे आतंकवादी वैसे नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि जैसी वो हरकत करते हैं तो जैसा काम करेंगे वैसी संज्ञा दे दी जाती है। इसके बाद बेटा अगला जो देश है उसे कहा जाता है सऊदी अरब।
कौन सा देश कहा जाता है? और जहां पर बेटा इस्लाम धर्म के लोग अपने जीवन में एक बार क्या करने जाते हैं? हज की यात्रा करने जाते हैं। और अपन बात करें इसके बारे में और क्या कहा जाता है, इसके बाद बेटा आगे जो देश पढ़ते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इराक, और क्या कहते हैं? ईरान कहा जाता है। मैक्स मुलर ने क्या किया कि यहां पर जो लोग रह रहे थे, कहां पर रह रहे थे बेटा लोग? इराक, ईरान में। और जो यहां पर लोग रह रहे थे यहां से लेके और इस क्षेत्र में, यानी उत्तरी भारत के इस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे थे यहां से लेकर और यहां तक, तो यहां के लोगों का उसने, यहां के लोगों की उसने संस्कृति देखी, यहां के लोगों का उसने यानी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा शैली सारी का अध्ययन किया। और इसी प्रकार ये जो ईरान के लोग थे इनकी भी जो भाषा शैली थी, रहन सहन था, खान पान था, ये बिल्कुल बेटा जी दोनों का क्या था? सम्मान था। और इस बात को जब इसने पुष्टि की और इसने बताया कि ये आकर बसे कहां पर थे, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। और सप्त सैंधव प्रदेश यहां से लेकर और इस बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। अब जैसे सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहते हैं सर उत्तरी भारत में जो क्षेत्र है? क्योंकि सिंधु नदी जो एक बेटा जी बहुत बड़ी नदी है और उसकी 7 सहायक नदियां हैं, और उनका जहां पर प्रवाह क्षेत्र रहा वो सातों की सातों नदियां, जो डिटेल में अपन भी बात करेंगे, बाकी उसका उद्गम, कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन से राज्यों में बहती, कहां पर वो सिंधु नदी में मिल जाती है, कहां से जल अपना किस में गिराती है, तो वो पढ़ा देंगे आपको भूगोल की क्लास में। लेकिन सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां आती है तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे अपन पढ़ ही लेते हैं कौन कौन सी नदियां, तो अपन बात करेंगे कि सर सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं। बिल्कुल अपन सप्त सैंधव प्रदेश की ही पहले बात कर लेते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश में कितनी नदियां को शामिल किया जाता है? तो बेटा 7 नदियों को क्या किया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। अब 7 नदियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सिंधु, नंबर 1 क्या कहा गया? सिंधु। नंबर 2 सतलज, नंबर 3 रावी, नंबर 4 व्यास, नंबर 5 चेनाब, और नंबर 6 झेलम, और नंबर 7 कहते हैं बेटा जी किसको? घग्गर को। और घग्गर को राजस्थान का शौक भी कहते हैं, ये भी अपन ने चर्चा की थी। अब ये जो सातों की सातों नदियां हैं इनके प्रवाह क्षेत्र को ही अपन क्या कहते हैं? इसके प्रवाह क्षेत्र को ही बेटा सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में शामिल नहीं है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सर सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, और अपन बात करें झेलम, और क्या कहा जाता है? घग्गर नदी। अब घग्गर नदी का अपने को पता है कि उत्तरी राजस्थान के 3 ही जिले हैं, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ के बाद ये किसमें ले जाती है? अपना जल पाकिस्तान में ले जाती है। और यह बेटा भारत की एक क्या है? आंतरिक प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय नदी भी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है? अंतरराष्ट्रीय नदी मानी जाती है। किसको कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। ये बात की पुष्टि तो कर दी किस व्यक्ति ने? मैक्स मुलर ने। हालांकि ये सर्वमान्य भी है, बिल्कुल इसको सटीक माना गया है कि जो मैक्स मुलर बता रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है। किनके बारे में? आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। अब अपन दूसरी बात पढ़ते हैं, किनको किसके मत को पढ़ते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बेटा जो तिब्बत का पठार है वो यहां पर पड़ता है। कौन सा पठार पड़ता है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि यहां के लोगों की और यहां के लोगों की जो विशेषता है, रहन सहन, खान पान, भाषा शैली, वेशभूषा,
रीति रिवाज, संस्कार ये समान है, तो ये लोग कहां से आकर बसे हैं यह लोग? तो ये लोग आकर बसे हैं कहां से? तिब्बत के पठार से आकर बसे हैं। जबकि मैक्स मुलर ने क्या बताया कि ये लोग कहां से आकर बसे हैं? तो यदि अपन बात करें, ये लोग आए हैं इराक और ईरान से। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। और बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहे हैं अपने को? देखो, अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं ग्लोब के बारे में। सभी का ध्यान बोर्ड पर। जिस प्रकार अपन ग्लोब की बात करें, जो ग्लोब है अपना, जो इस प्रकार बेटा जी लेटी हुई रेखाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। कौन सी रेखाएं कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वैसे तो आपको भूगोल में बेटा सारा का सारा ग्लोब मानचित्र, अपने ग्लोब है वो समझाया जाएगा। भारत का जब भूगोल पढ़ोगे आप, या भारत की बात करें और या अपन किसकी चर्चा करें, विश्व की बात करेंगे, तब भी आपको बताया जाएगा। अपन बात करें जो इस प्रकार बेटा जी खड़ी रेखाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। कौन सी रेखाएं कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये इस प्रकार का एक अपने को ग्लोब दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में? इसमें बेटा जी थोड़ा सा और अपन, क्या हो गया, इसमें थोड़ी सी अपन और चर्चा करें इसके ऊपर। क्या कह सकते हैं कि सर 3 रेखाएं भी हैं हमारी। चलो, एक ये रेखा, एक अपन बात कर लेते हैं किसको, इसके बारे में, और एक अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये तो कौन सी रेखा है? इसे कहा जाता है बेटा मकर रेखा, और इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। हाँ, एक ही बात है बेटा, वो सही बात है आपकी। और इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और ये भी आपके भूगोल के क्वेश्चन है कि सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है, मकर रेखा पर कब चमकता है। जब मकर रेखा पर चला जाता है, उत्तरी भारत में सर्दी होती है। जब कर्क रेखा पर पुण्य आता है, तो दक्षिण भारत में क्या होती है? सर्दी होती है। सीधी सी बात है। अपन लाइट, एक लाइट की तरह अपने होता है कौन? सूरज होता है। जैसे सूर्य अपने पास, लाइट के अपन पास जाते हैं, तो अपने को थोड़ी सी जो मतलब गर्मी है वो ज्यादा महसूस होती, कम होती है। जैसे जैसे अपन लाइट से दूर जाते हैं, और वो सर्दी जो अपने गर्मी जो होती है, उसका आभास अपने को क्या होता है? कम होता है। ठीक वही कंडीशन यहाँ रहती है। तो इसने तो बता दिया कि ये तो बेटा कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा ध्रुव है? ये बात किसने बताई अपने को? बाल गंगाधर तिलक ने। और आकर इसने कहां पर बताया कि ये भी कहां पर बसे? आकर सप्त सैंधव प्रदेश में ही आकर बसे हैं। कौन आकर बसे हैं? आर्य लोग। किसने बताई ये बात? बाल गंगाधर तिलक ने बताई। तो अपने पास पहला मत कौन सा कि ये कहां से आए हैं? इराक ईरान से आए हैं। दूसरा मत कौन सा पढ़ा अपन ने कि ये कहां से आए हैं? तिब्बत के पठार से आए हैं। और तीसरा मत अपन ने क्या पढ़ा कि ये कहां से आए? या तो उत्तरी ध्रुव से, और या कहां से आए हैं बेटा? दक्षिणी ध्रुव से आए हैं। ये बात किसने बताई अपने को? ये बात बताई अपने को एक व्यक्ति मिलता है अपने देश का, एक अच्छा बेटा जी क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, और उनका नाम मिलता है बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगे अपन बात करते हैं। अब बताया जाता है कि आर्यों की विशेषता क्या रही थी। किनकी विशेषता? आर्यों की जो विशेषता थी, आर्यों की विशेषता भी कह सकते हैं, या कहें अपन आर्यों का सामाजिक जीवन। क्या कहा जाता है? आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? अब सामाजिक जीवन का मतलब क्या हुआ
कि वह बेटा संसार में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसी संस्कृति थी उनकी, उनके परिवार का मुखिया माता या पिता होता था, वह गांव में रहते थे या शहर में रहते थे, वह संयुक्त परिवार में रहते थे या अकेले रहते थे। तो ये सारी की सारी घटना अपन पढ़ेंगे। जैसे अपन बात करें, और आज से पहले की क्लास में जब अपन ने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां तो 3 शब्द अपन ने याद रखे थे। बेटा आप क्या देख रहे हो इसमें? निकाल रहे हो कुछ इसमें से? फिर जरूरी क्लास से जरूरी कोई चीज होती है? अपन बात करें, वहां पर अपन ने 3 चीजें कंपैरिजन करके पढ़ी थी। कौन कौन सी? नगरी, एकल, मात्र। और यहां पर अपन क्या पढ़ेंगे? इनकी जो सामाजिक जीवन था, और सामाजिक जीवन की अपन बात करें, आर्यों का जो सामाजिक जीवन था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सर आर्य कहां से आए, तो आप क्या बताओगे कि आर्य लोग कहां से आए हैं? कि सर ये कहां से आए हैं? इराक, ईरान से। नहीं, जो अपने पास सर्वमान्य मत है अपन उसी की ही बात करेंगे। मध्य एशिया, इराक, ईरान से आए हैं। हाँ, अपने से पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये कहां से आए हैं, या तो नॉर्थ पोल से आए हैं या कहां से आए हैं? साउथ पोल से। यदि अपने से पूछ लिया जाए कि बताओ दयानंद सरस्वती के अनुसार ये कहां से आए हैं? तिब्बत के पठार से आए हैं। यदि पूछ लिया जाए कि आर्यों के बारे में सर्वमान्य मत बताओ, तो आप क्या बताओगे कि ये कहां से आए हैं? इराक, ईरान से आए हैं। आगे देखो, अब इनकी जो सामाजिक जीवन था, तो पहले तो ऐसे समझो, ये लोग कहां पे रहते थे? गांव में रहते थे। अब गांव में जब गांव आ गया, तो मैंने 2 चीजें बताई हुई कि अपने आप क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। गांव में रहते हैं तो फैमिली कैसी होगी इनकी? जॉइंट फैमिली होगी। और यहां पर बेटा जी मुखिया कौन होगा घर का? फादर साहब घर के क्या होंगे? मुखिया होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में करते हैं कि किस प्रकार इसकी जानकारी अपने को जुटानी है। जिस प्रकार कहा जाता है, आइया गए, अपन बात करें, आवाज नहीं करो, यह कैसी थी बेटा सभ्यता? तो यह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीणी नहीं, यह ग्रामीण सभ्यता थी। पूछा जाता है बहुत बार पेपर में कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो अपन क्या बताएंगे कि वह कैसी सभ्यता थी? उनकी ग्रामीण सभ्यता थी। नंबर 2 की बात करें कि यह कैसा परिवार था? यह संयुक्त परिवार था। कैसा परिवार था यह? तो इसकी बात करें अपन, तो यह बेटा संयुक्त परिवार था। अब अपन बात करते हैं कि नंबर 3, सर जब संयुक्त परिवार होता है तो संयुक्त परिवार कहां होता है? जहां पे पिता क्या होते हैं? परिवार का मुखिया होता है। तो इसकी यदि अपन बात करें, ये कैसी प्रणाली थी? पितृसत्तात्मक परिवार समाज वाली सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है बेटा कौन सी सभ्यता के ऊपर? ये अपन चर्चा कर रहे हैं जो आर्यों की सभ्यता है। यहां तक बात समझ में आई? अब अपन ने ये तो उसकी पढ़ी पृष्ठभूमि कि सर इनका परिवार कैसे रहता था, इनमें यदि अपन बात करें इनके परिवार का मुखिया कौन था, और ये लोग नगर में रहते थे या गांव में रहते थे। तो ये इस बात की तो पुष्टि होगी कि ये लोग कहां पे रहते थे? तो ये रहते थे बेटा कहां पर? गांव में। तो सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। और जब ग्रामीण सभ्यता होती वहां पे परिवार कैसे रहता है? संयुक्त अवस्था में रहता है। और परिवार संयुक्त कहां रहता है? जहां पर परिवार का मुखिया कौन हो? पिता। पिता क्या होता है? परिवार का मुखिया होता है। आगे देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या कहा जाता है। जैसे अपन ने आर्यों का जीवन पढ़ा,
अब आर्यों का जब जीवन पढ़ा अपन ने, तो अब यदि अपन चर्चा करें तो आर्य काल कब से कब तक बताया था, अभी बात की थी कुछ ही पल पहले अपन ने। आर्य काल जो बताया था आपको मैंने, वो बताया था बेटा कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व। अब ये तो बात समझ में आ गई कि ईसा पूर्व सर कैसे बना या कैसे इनको अध्ययन करेंगे इसका अपन। तो इसको कितने काल कर्मों में बांटा था अपन ने, 2 काल खंडों में विभाजित किया था। एक तो कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा कालखंड क्या बताया था आपको कि 1000 से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस कालखंड को क्या नाम दिया था अपन ने, और इस कालखंड को क्या नाम दिया था, यह भी अपन ने डिटेल पढ़ी थी। तो इस काल को क्या कहा था, ऋग्वैदिक काल, बिल्कुल राइट बेटा, आपको तो सारी बात समझ में आ गई, ऋग्वैदिक काल। और इसे क्या कहा था, उत्तर वैदिक काल बताया था। तो सबसे पहले अपन कौन सा काल पढ़ेंगे आज, इसको चाहे अपन आर्य काल कहें, चाहे बेटा अपन क्या कहें इसको, वैदिक काल, बात एक ही है। चाहे चक्कू को तरबूज पर डालो और चाहे तरबूज चक्कू पर डालो, बेटा अर्थ एक ही होता है, क्योंकि कटेगा कौन है। मैं यहां यदि वैदिक काल बोलूं चाहे मैं आर्य काल बोलूं, तो बात इसका अर्थ क्या है, एक ही है। तो पहले बेटा इसको उतारो और फिर बाकी की चर्चा करते हैं अपन आगे की क्लास में।